जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके लिए महत्वपूर्ण सीरीज बन जाती है और उसमें भी जीके जीएस जीए का जो क्वेश्चन होता है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या आपकी ये होती है कि वो भूलने की समस्या। एसएससी जीके जीएस काफी कठिन पूछता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ लेवल का जीके जीएस आने वाला है, तो इनको कैसे याद कर पाए कुछ स्पेशल इमेजेस के माध्यम से। देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है, इनके माध्यम से कैसे इसको आप याद कर सकते हैं और कैसे ये भूलेगा नहीं। देखिए कुछ इस तरह से मैप लगा करके, तो इसमें पूरा डेटा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कैसे लगी क्लास आपको दोस्तों, ये जरा हमें बताइएगा, तब हम इस पर आपको एग्जाम होने से पहले तक लगभग लगभग मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हमने भारत की जलवायु, प्रमुख वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, फ्रीडम और वगैरह, प्रमुख उत्सव, विटामिन और उनसे होने वाले रोग, लोकसभा राज्यसभा के बारे में और आरबीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो है लाहौर जो है साजिश वगैरह जो भगत सिंह से संबंधित था वहाँ के बारे में, और प्रमुख ग्रंथियां जनसंख्या पर कुछ स्पेशल डेटा जहाँ से एसएससी और टीसीएस ने लगातार प्रश्न पूछे हैं 2023 में, चाहे वो एसएससी जीडी में रहा हो, सीआरपीएफ एएसआई में रहा हो, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रहा हो, जितनी भी परीक्षाएं 2023 में संपन्न हुई हैं, सीएचएसएल में रहा हो, इन सभी परीक्षाओं से लेकर के स्पेशल डेटा मैंने एक तैयार किया है। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से पूरे प्रश्नों को उठा करके उन प्रश्नों के आधार पर एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार करने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एक्सेप्ट ऑल अदर्स वेयर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931 इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? तो अब समझिए, भगत सिंह की बात हो रही है दोस्तों, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, राजगुरु। तो जाहिर सी बात है कि भगत सिंह भी उसमें शामिल रहते हैं, सुखदेव शामिल रहते हैं, राजगुरु शामिल रहते हैं और महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं रहते हैं। तो इन्हीं के जो है किस अन्य को यहाँ पर पूछा हुआ है कि किसके अतिरिक्त जो है अन्य को दी गई, तो महात्मा गांधी को फांसी नहीं दी गई थी। सही उत्तर फिलहाल ये हो जाएगा। लेकिन ये तो रहा प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अब समझिए डेटा क्या है कि ये देखिए एक उस समय का न्यूज़पेपर, ताकि आप चीजों से देखिए जीके जीएस एसएससी का याद करना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। जब हम उस डेटा से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आसान बनाया जा सकता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, वह अखबार की कटिंग, और उसके बाद सेंट्रल जेल में जो है गूंज उठी इनकलाब की बोलियां। समझिएगा, गांधी जी के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। और उस दिन होता क्या है, इन लोगों का कांड क्या रहता है या किस लिए इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दास जो है साल 1929 में 8 अप्रैल के दिन सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। वो भी बम, इनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि इससे हम किसी को आहत करें, इनका उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जो है अंग्रेजी सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। ये एक अपनी गिरफ्तारी दे करके जो है सरकार या मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जो है ये कानून, एक कानून लाते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जाता है। इसी के विरोध में यह जो है बम का धमाका करना चाहते हैं। पहले धमाके की जिम्मेदारी जो है बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव को सौंपी गई थी, लेकिन अंत में भगत सिंह का नाम तय हुआ। ये आपके जो है शहीद आजम भगत सिंह दोस्तों। जय हिंद कमेंट में लिखिए जरूर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। क्रांतिकारियों ने वहां बम फेंका जहां खाली जगह थी। मैंने बताया कि बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। असेंबली की फोटो आप देख रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ गिरफ्तारी दी। कुल मिलाकर ये पब्लिक तक अब पहुंचना चाहते थे। लाहौर षड्यंत्र क्या था, जिसमें अब इसमें इनको फांसी जब नहीं हो पाई, इसमें ये बच जाते हैं या फिर इसमें सरकार को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो एक पुराना केस इनके ऊपर रहता है, लाहौर षड्यंत्र, उसको खोल देती है। इनके ऊपर क्या हुआ, केस अज्ञात में रहता है, लेकिन उसको खोल करके 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। लाहौर षड्यंत्र जिसमें सैंडर्स की हत्या वाला मैटर, तो उसमें इनको फांसी दी जाती है। तो ये तीनों जो है आपके सामने जो है वीर सपूत, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिखाया गया है। अब समझिए गांधी जी का, तो गांधी जी को तो फांसी की कोई ऐसी घटना नहीं है। 30 जनवरी जिसे शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी वाले को, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी का पैर छूने के बहाने 3 गोलियां मारी थी, और जो है इसी दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी की जो है हत्या हुई थी दोस्तों, फांसी नहीं हुई थी। यह रहा आपका डेटा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अब्लिक अंग पितृरस स्रावित करती है? विच ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
ये 2021-22 की सीरीज से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कोई 2021-22 की सीरीज हल किए होंगे तो उसमें प्रश्न मिला होगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट रहेगा कि मैं इस तरह से डेटा दूं जो आपको याद हो। यहां से मैं टोटल सारी ग्रंथियों को कवर कराऊंगा, क्योंकि प्रश्न तो हर जगह मिल जाएगा। ऐसे डेटा और उसका विश्लेषण आपको देने की कोशिश करूंगा कि जीएस भूले ना, जीएस को भावनात्मक तरह से थोड़ा पढ़ा जाए, उससे जुड़ा जाए थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑर्गन सिक्रेट बाइल जूस इन द ह्यूमन बॉडी। अब कौन जो है बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है? पर्णाभ यानी पीनियल ग्रंथि, पीयूषिका, अग्नाशय, यकृत। तो पित्त रस का श्रावण जो है, पित्त रस का सिक्रेशन जो है दोस्तों यकृत करती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिए यहां पर करना क्या है कि अब यह देखिए प्रमुख ग्रंथियां, मानव का एक जो है पाचन तंत्र का जो पूरा सिस्टम आपको दिखाया गया है, इंटरनल ऑर्गन्स का, इनकी प्रमुख ग्रंथियों के बारे में। जैसे मुख से पहले जो अब हम भोजन करते हैं तो पहले जो है मुख में भोजन जाता है और यहाँ से टाइलिन निकलती है, और टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी मंड जिसे कहते हैं, माल्टोज, जो भी हम खाते हैं उसमें जो मंड रहता है, माल्टोज रहता है, जो मीठे वाली शर्करा की चीजें होती हैं, उनके पाचन का काम करता है टाइलिन। मुख में ही लगभग भोजन का मैक्सिमम परसेंट जो है 70% प्लस जो है पाचन हो जाता है मुख में ही। अब यह भोजन जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो इसके बाद इपिग्लोटिस से होते हुए तो आमाशय में पहुंचता है स्टमक में, और उसी के ऊपर आपका यकृत आप देख रहे हैं, लीवर, जो जिसको कलेजा हिंदी में कहते हैं, बोलचाल में इंग्लिश में लीवर और शुद्ध हिंदी में यकृत बोला जाता है। इसी यकृत के नीचे देखिए ये जो आपका हरे और नीले रंग से जो दर्शाया गया है, ये पित्ताशय जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। तो पित्ताशय में क्या होता है कि जो यकृत जिस एंजाइम का श्रावण करता है, यानी जो लीवर जिस एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, जिस महत्वपूर्ण एंजाइम को सिक्रेट करता है, तो हमेशा हमें उसका इस्तेमाल नहीं रहता है, तो वह हमारे गाल ब्लैडर में वह एंजाइम इकट्ठा होता रहता है, ये पित्ताशय में, ताकि जैसे जैसे आमाशय में उसकी जरूरत पड़े वैसे वैसे यहाँ से आवश्यकता अनुसार बॉडी उसका यूज कर पाए। मैं क्लियर करता हूं, इसको देखिएगा। यकृत जो है लीवर से जो है बाइल जूस निकलता है, पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है और इसका बॉडी अपने हिसाब से यूज करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पित्त रस का श्रावण करती है और यूरिया का निर्माण करती है, इसको ध्यान रखिएगा। आमाशय, यहाँ पर आमाशय तो आप देख ही रहे, इधर बगल में है पेट वाला जिसको स्टमक कहते हैं, और यकृत आप इधर देख रहे हैं। अब होता है आगे, समझिए। अब इधर देखिए दीवारों या गैस्ट्रिक ग्रंथियां, जठर ग्रंथि जिसे जठर रस कहते हैं जो निकलता हुआ है, उसका क्या सिस्टम है कि गैस्ट्रिक रस किसे कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। इन सब का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर कर उसका पाचन करना, क्योंकि प्रोटीन का पाचन एक टफ प्रोसेस होता है। ये जो है ये सारे जो है जूस मिल करके जो है अमाशय में जो भी जूस स्रावित होते हैं विभिन्न ग्रंथियों से, ये सारे जूस मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। आपने गाल ब्लैडर वाला तो समझ ही लिया। इसके बाद आते हैं दोस्तों आग्नाशय को समझते हैं, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं। आग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है जो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी उसको यूज करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाज से, आमाशय से, यह देखिए यहाँ पर जो है ये आमाशय को दिखाया गया है, ये वाला एरिया। और फिर नीचे आप देखते हैं छोटी आंत बड़ी आंत का चित्र जो है बीच में ऑरेंज कलर से आपको जो दिख रही है, ये मैक्सिमम डेटा पर यह छोटी आंत है, और जो बड़ी आंत जो आप देख रहे हैं जहां पर जो है ये बड़ी आंत है। टोटल अब अंत में जो है उत्सर्जन हो जाता है, भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है पचने के। तो यह रही पूरी पाचन तंत्र की क्रिया दोस्तों। और इसमें मेन फैक्टर हमको क्या समझना है एग्जाम के लिए कि यकृत से हमारा जो है पित्त रस निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और आमाशय में जो है जब जरूरत पड़ती है उसका यूज होता है। बाकी कितने गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl, पेप्सिन, रेनिन होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं। मुख में बार बार पूछता है कि टाइलिन एंजाइम होता है जो मंड या जो है माड़ या माल्टोज का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन मुख में। इसको आपको मेन समझना है दोस्तों। आग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, मेन इंपॉर्टेंट डेटा यह था जो मैंने गोला किया, इसको याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जहां से भी प्रश्न बन रहा है उन सारे प्रश्नों को मैं स्पेशल तरीके से कराने की कोशिश करूंगा।
आप जुड़िए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए। कैसा कंटेंट लग रहा है हमें बताइए, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर आते रहें। डेली हम वीडियो लाते हैं दोस्तों, चैनल पर आप देखिए लगातार सीआरपीएफ वालों के लिए, सीएचएसएल वालों के लिए कम वीडियो लाता हूं, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में पूरे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ थोड़ा मेरा शौक है पढ़ाने का, तो आप लोगों के लिए कुछ समय निकालकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? एक खाली स्थान है, यह प्रश्न पूछा हुआ है 2021 में। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जन्म दर, साक्षरता, लिंगानुपात, मृत्यु दर। तो 1000 पुरुषों पर अगर 1000 मेल हैं, उन पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर अलग होती है, आप जानते हैं। साक्षरता जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या को साक्षरता कहते हैं। तो लिंगानुपात जो है इसको कहा जाता है, ये तो सही उत्तर हो गया। अब समझते हैं लिंगानुपात। यह देखिए स्पेशल कंटेंट दोस्तों, यह क्लास मैंने चलाई भी है, मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया हूं मैंने। लिंगानुपात होता क्या, व्हाट इज द सेक्स रेशियो? कुल 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। अब लिंगानुपात से एसएससी का एक आदत है, यह प्रश्न केवल राज्यों वाला नहीं पूछती है, कभी राज्यों की पूछेगी और कभी यूटी की पूछेगी। तो अगर राज्यों का सेक्स रेशियो पूछे तो सबसे बेस्ट कंडीशन में जो है, सबसे मैक्सिमम जो है केरल की है, बेटर कंडीशन केरल का सेक्स। और ये 2022 में शायद ये पूछा हुआ है, 21-22 में यह भी प्रश्न पूछा है कि सबसे अच्छी किसकी सेक्स रेशियो किस राज्य की है। तो 1048, और यह टोटल जो है डेटा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। 1048 केरल की बेटर कंडीशन, सेकंड पर तमिलनाडु है, इसको आप देखते रहिए। और सबसे बैड कंडीशन की बात करें जो है सेक्स रेशियो में राज्यों में, तो 877 पर हरियाणा है। माने सबसे बेस्ट कंडीशन केरल, सबसे बैड कंडीशन हरियाणा, ध्यान रखेंगे। फिर लिंगानुपात यूटी में बात करें तो पुद्दुचेरी, अब यूटी केंद्र शासित का अलग डेटा पूछता है, तो पुद्दुचेरी की कंडीशन लगभग बढ़िया है, 1038 लगभग यहाँ पर भी है, ये 1084 था, सॉरी 48 पढ़ दिया, 1038 यहाँ पर है, पुद्दुचेरी को याद रखेंगे। और जो है दमन एवं दीप की बात करेंगे तो 618 जो है, इसको भी याद रखेंगे सबसे बैड कंडीशन में यूटी की बात करें। यह राज्यों का डेटा था, ये जो है ये यूटी का डेटा इधर आपको दिया गया है, और ये वाला आपको राज्यों का डेटा अलग अलग। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्यों का डेटा आपको यहाँ, यूटी का यहाँ। अब समझिए एक इसमें होता क्या है कि भारत सरकार ने 2011 की जनगणना में ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में पूरे भारत का पूछे तो 940 सेक्स रेशियो था ऑल ओवर इंडिया का। यह तो जो है 1084 आपको जो है राज्य का पता चल गया, पुदुचेरी का 1038 पता चल गया, हरियाणा का सबसे कम वाला राज्य में 877, दमन द्वीप का 618, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूछ दे तो 940। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, यहाँ से प्रश्न एसएससी हर एग्जाम में पूछ रही है। अब अगला प्रश्न है, पूरे वादक, इसी में वादक और उनके वाद्य यंत्र कवर करवा दूंगा, जहां से एसएससी सीएचएसएल में प्रश्न आए थे और एसएससी इसके पहले जीडी में प्रश्न पूछी थी, तो एमटीएस में भी एक नंबर यहां से आपको दिलवाऊंगा, जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन मेनली एसोसिएटेड? संतूर, बांसुरी, तबला, हारमोनिया। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, जो है इन लोगों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। यह देखिए पूरा यहाँ पर आइए, ये तो रहा आपका उत्तर, जिसको तबला लगा लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रमुख वादक और उनके वाद्य यंत्र, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? बांसुरी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा की बात करें, संतूर वादक हैं। ठाकुर भीखम सिंह मृदंग वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां फेमस है, ये तो एग्जाम में नहीं पूछता क्योंकि पहले बहुत पूछता था, शहनाई के हैं। और जाकिर हुसैन जो अभी आप प्रश्न में पूछा हुआ है, तबला। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा और ठाकुर भीखम सिंह हो जाते, क्योंकि देखिए तबला वाला पूछ चुका है, ये वायरल डेटा है। और शहनाई वाले जो है बिस्मिल्लाह खां भी वायरल है। और अमजद अली खान की अगर बात करें तो सरोद से संबंधित अमजद अली खान है, इनको भी जरा याद रखेंगे। और यहाँ पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में देख सकते हैं आप, जो है कि जन्म जो है 13 जनवरी 1938 और मृत्यु 10 मई 2022 को होता है। और ये जो आपके बांसुरी वाले जो है हरिप्रसाद चौरसिया हैं, और आप इनका जो संतूर वाले को देख रहे हैं, तो ये आपके सामने टोटल। अब चलिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? इसको आप कतर, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ये आपके ऑप्शन में रहे, तो सही उत्तर हो जाएगा कतर, आप इसको जानते हैं।
लेकिन एक्स्ट्रा डेटा हम लोग पढ़ते हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है, ये तो आ चुका है। अब यहाँ पर फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, फीफा का, ये आप देखिए। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल लेवल पर, और इंडिया का आपको लोगो यहाँ पर दिखाया गया, इंटरनेशनल वाले का ये है। इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है। कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिक, और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का फेमस शहर। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है, इनको आप जानते रहिए, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका इसका आयोजन जो है 1930 में पहली बार किया गया था। फीफा के 211 सदस्य संघ हैं। अर्जेंटीना ने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। ये जो आपको लियोनेल मेसी दिख रहे होंगे अर्जेंटीना के ट्रॉफी को चूमते हुए, ऐतिहासिक घटना, लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया। साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता। यह भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जेंटीना 2022 जो है लियोनेल मेसी और ट्रॉफी को जीते हैं, किसको हराकर दोस्तों? माने विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस। इंपॉर्टेंट डेटा याद करिएगा दोस्तों। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। भारत में सेंट्रल बैंक खाली स्थान में बना था। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया वाज फॉर्म्ड। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यह क्या है। सेंट्रल बैंक, कभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को समझने लगते हैं, लेकिन यह केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। 1935, 1937, 1942, 1940 ऑप्शन में है, तो सही उत्तर आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं 1935। घुमाकर प्रश्न पूछने की आदत एसएससी की है। अब समझिए पूरा डेटा। यंग हिल्टन आयोग आता है, और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना 1934 में अधिनियम आता है, और 1935 में जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को। इसको तो आप जानते रहिए, जो भाई साल भर लग जाता है अधिनियम आने के बाद। मुख्यालय इनका मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि सारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम, बैंकों का खाता खोलने का काम, मतलब बैंक हमारा खाता खोलती है और बैंकों का खाता आरबीआई खोलती है, माने बैंकों का बैंक आरबीआई है। और मॉनेटरी पॉलिसी, हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति ला करके महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। इसको भी आप दोस्तों जानते रहिए। हर 2 महीने पर जो है रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, इन सबको लाकर महंगाई को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ओसबोर्न स्मिथ थे, और थर्ड गवर्नर जनरल, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सीडी देशमुख हैं, और 25वें यानी करंट जो है इस समय शशिकांत दास है। इनको तो आप जानते ही। हाँ, एक प्रश्न आपके मन में आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका उत्तर अलग है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछेगा तो 1911 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, 21 दिसंबर 1911 में जो है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही थी, क्योंकि ऑप्शन में 1911 था भी नहीं। दोनों नहीं देगा आपको इस तरह से कंफ्यूजन करने के लिए। हाँ, लोगों से प्रश्न बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में जो है बंगाल टाइगर और पाम ट्री आपको दिख रहा है, ये दिखता है, क्या है? तो पूछता आपको जो है पाम ऑयल ट्री और बंगाल टाइगर दहाड़ता हुआ आप देख। ये रहा आरबीआई का प्रश्न। इससे ज्यादा डेटा आरबीआई से आपसे नहीं पूछेगा, यहां से आपका एमटीएस का काम चल जाएगा। अब समझिए, एक कंडीशन देकर के यह प्रश्न पूछा हुआ है कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। एक कंडीशन, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो है एमटीएस में। वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? समीर वांट टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, एट व्हाट एज कैन ही डू दिस? 25, 21, 18 और 30। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि समीर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, मतलब लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 25। अगर आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं दोस्तों तो आपका लेवल ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े कोचिंग वाले, बड़े बड़े जो है महंगे महंगे बैच बेचने वालों के चक्कर में आप न पड़िए। अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। केवल इसी लेवल का प्रश्न आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। अगर टफ आएगा तो कुछ प्रश्न टफ रहेंगे, सारे प्रश्न नहीं रहेंगे। आपको 100% नहीं हल करना है, आपको मेरिट में आने भर के प्रश्न हल करने हैं, और उतना मौका आपको हर एग्जाम देता है कि आप मेरिट में आ सकें अगर थोड़ी सी पढ़ाई किया है तो। अब समझिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर क्या है। तो इधर लोकसभा का डेटा दिया हूं और इधर राज्यसभा का, जैसा कि मैंने शुरू में थंबनेल में प्रॉमिस किया था कि लोकसभा और राज्यसभा का टोटल जो है डेटा आपको मिलेगा। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट डालते हैं, आप भी वोट डालते होंगे जब एमपी का लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता के लोगों द्वारा। लेकिन राज्यसभा में आप नहीं डाल पाते, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। राज्यसभा को कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता, यह अस्थायी होता है। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, प्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन किया जाता है। क्योंकि भाई हमारे चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, तो यह निम्न हो गया, हमारे लिए प्रिय हो गया, हमारे लिए जनता का सदन हो गया, हमारा सदन हो गया।
और अस्थायी भंग हो जाता है 5 साल पे हर साल। और राज्यसभा की वही बात करें तो यह एक जो है अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता है और उच्च सदन इसे कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। हमारे यहाँ इस सत्ता को बनाए रखने का एक बहुत तगड़ा तरीका है कि जब चुनाव होने लगे तो भी हमारी एक जो है सदन काम करती रहती है। अधिकतम सीट लोकसभा में जो है 552 और 250 राज्यसभा में। कंपैरेटिवली पढ़िएगा दोस्तों, स्पेशल तरीके से मैंने जो वादा किया था कि जीएस को फील करना है, याद करना है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लग रहा है आपको। 25 वर्ष होती है उम्र जो प्रश्न में पूछा था न्यूनतम लोकसभा की, और 5 वर्ष भाई जब एक तरह से उच्च सदन है, पढ़े लिखे लोगों का सदन है, बड़ा सदन है, तो 5 वर्ष तो बड़ा होना चाहिए राज्यसभा का, जाहिर सी बात है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है और अधिक शक्तियां राज्यसभा को इसमें कुछ मैक्सिमम नहीं है धन विधेयक के मायने में। और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं और लोकसभा की, और राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, इसको जानते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे प्रश्नों को समाहित करने का एक इसी स्क्रीन के माध्यम से मैंने किया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा राज्यसभा लोकसभा से, यहां से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए जो है लिंगानुपात की बात करेंगे, वो प्रश्न यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका जो है डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ये वाला डेटा जो है दोबारा यही दिखाया है, इसका अब इस पर हम लोग समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, यह बताया जा चुका है। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, मतलब हम किसी भी धर्म की उपासना, पूजा पाठ, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसा हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 20, 23, 26, 21। तो सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 26, 26। 25-26 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 23 में बलात् श्रम की बात की गई, जो है किसी से बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, ये भी CHSL में पूछा हुआ था। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, आप इसको जानते ही हैं कि लाइफ की बात की गई है, लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। और वहीं पर अगर 20 की बात करें तो जो है अपने विरुद्ध गवाही वगैरह न देने वाला जो है अनुच्छेद 20, इसको भी तो आप जानते रहिएगा। अब इसको याद कैसे करें, समस्या यह बनती है कि भूल जाता है, हमें भी जब पढ़ते थे तो भूल जाता था। तो ट्रिक जरा देखिए, ट्रिक तो मैं हमेशा इस पर विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक सरल सा ट्रिक कई बार आपको ये हर जगह मिलेगा, बहुत फेमस ट्रिक है, वही मैं भी बताऊंगा कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। भाई हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए ही तो सारे शोध करते हैं, तो वही बात यहाँ पर की गई है। ट्रिकी शब्द क्या है, सम से समानता का अधिकार 14 से 18। मूल अधिकार हमारे कितने हैं, 14 से लेकर 32 तक हैं, तो सारे एक साथ याद कर लिए जाएंगे दोस्तों। आज आपको 14 से 32 तक के लगभग जो है 15 से 16 अनुच्छेद एक साथ याद करवाऊंगा, जुड़े रहिए बस हमारे साथ। अस्तर से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 जो पूछा हुआ था, 26 इसी में पूछा था ना, तो इसी कैटेगरी में था 25 से 28। संस्कृति से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक जो है। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, मतलब हमारे ऊपर के किसी भी अधिकार का हनन होगा तो नीचे जो है अनुच्छेद 32 हमारी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 5 प्रकार की रिटें जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। अगर इनमें से किसी का हनन कोई करता है तो हम इसी 32 का प्रयोग करके न्यायालय में जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के फादर कहे जाते हैं, वो जो है इसको संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए। सम से समानता, स्त से स्वतंत्रता, शो से शोषण, ध से धार्मिक, संस्कृति से संस्कृति वाला, उपचार से अंत में संवैधानिक उपचार वाला, ऐसे कैटेगरी बना के याद कर लीजिएगा। एक बार आप इसको पूरा पूरा जब पढ़ लेंगे तब यह आपके दिमाग में आने लगेगा। यह ग्रुप है दोस्तों, इसको भी जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इमाम गांव लोकेटेड। तो इमाम गांव का प्रश्न, ये पुराना प्रश्न है, SSC EMTS में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन जान लीजिए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में इमाम गांव है, इसको भी जरा जानते रहिएगा, डी वाला।
इमाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। इसका पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया हूं। देखिए इमाम गांव वाला यह प्रश्न आपको फोटो भी लगी हुई है। ये जो है इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के गोलाकार गड्ढों वाले जो है मकान मिले हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से जो है बर्तन वगैरह यहाँ मिले हैं, उनको जरा सा आप ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं, इधर एक डेटा मैंने दिया दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछता है। जैसे लाल किला दिल्ली में सब जानते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, तुगलकाबाद का किला दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया गेट दिल्ली जान नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लोटस मंदिर कहाँ है, दिल्ली में, अक्षराधाम दिल्ली में, ये समझिए, अमरनाथ की गुफा कश्मीर में, वैष्णो देवी कश्मीर, फोर्ट विलियम का कोलकाता में बनवाया था इन्होंने अपना कॉलेज वगैरह, और किला वगैरह सब वहीं बनवाया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जल महल जयपुर में, जैसे जल जैसे जयपुर, और स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गोल्डन पैगोडा स्वर्ण मंदिर, और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जो है जानते हैं, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, और पंचमहल उत्तर प्रदेश में। यह भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन स्थल है, अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। फिलहाल इमाम गांव वाला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, नया प्रश्न है, ये जो है बार बार पूछ रहा है। अब समझिए, खाली स्थान देकर के, को सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, भिरडाना, मोहनजोदड़ो, राखी, या अल्लादीनो। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए आपका भिरडाना। भिरडाना को सबसे पुरानी साइट माना जाता है। इससे संबंधित जो है पूरा डेटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। भिरडाना और सिंधु सभ्यता के कई सारे स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। ये देखिए भिरडाना साइट आपके सामने है। भिरडाना भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में का एक बड़ा गांव है, जिसकी आबादी 20,000 के करीब है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बागड़ी और पंजाबी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दिसंबर 2014 में एक शोध से पता लगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, द ओल्डेस्ट सिटी। ये देखिए बसा हुआ सिटी, जब इसको खोद करके निकाले हैं तो पूरा डेटा आपको दिख रहा है। अब यहाँ मैप पर आइए, मांडा पूछे अगर, सबसे उत्तरी एरिया मांडा, सबसे दक्षिणी एरिया दायमाबाद, इधर से पूर्वी एरिया आलमगीरपुर यूपी वाला, और इधर से पूछे आपको पश्चिमी तो सूत का गेंडोर। यह प्रश्न पूछता है, और यहीं से सूत जो है इसका मैप इस तरह से त्रिकोणी वाला बनता है, इसको जरा याद रखें। बाकी पंजाब के रोपड़ में है, राखीगढ़ी है, बनवाली है, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां मिला था, धौलावीरा गुजरात में 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी याद रखेंगे। यह खोजा गया अभी नवीनतम वाला 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल किया है। लोथल गुजरात का बंदरगाह है, थोड़ा मैं क्लियर करूं, इसमें ज्यादा जो है हो गया। ये देखिए लोथल यहाँ पर दिख रहा है, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह उस समय भी था, अब भी इसको डेवलप किया गया है। और पाकिस्तान में रेड कलर से किया गया है, क्या क्या है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चंदोदड़ो पाकिस्तान में है, और कोट दीजी पाकिस्तान में है, और सूत का गेंडोर। मतलब 5 इंपॉर्टेंट आइटम पाकिस्तान में है। बाकी इंडिया की जो है आपको ब्लैक कलर से यहाँ दिखाया गया है। मैप पर सिंधु घाटी सभ्यता को समझिए, यहाँ से आने वाले प्रश्नों को सही करें दोस्तों। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, ताकि आपको याद हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। भारत में किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नटंजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो नटंजलि फेस्टिवल उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर अगर हो जाएगा तमिलनाडु। विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्योहार दक्षिण भारत में ही मनाए जाते हैं, तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। जो है नाट्यांजलि नाट्य उत्सव पर तमिलनाडु का जो है चिदम्बरम शहर में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ शास्त्रीय नृत्यों की बात करूंगा और उनसे संबंधित राज्यों की बात करूंगा, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम का फेमस नृत्य है, और मणिपुर का मणिपुरी और इसके प्रमुख नृत्यांगना झावेरी बहने। केरल का मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु ने जो है सागर तट पर मोहिनी रूप धारण करके इस नृत्य को किया था, तो ये मोहिनी अट्टम केरल वाला एसएससी सीएचएसएल में बार बार पूछा, तो इसमें भी पूछ सकता है। ओडिसी को भी ध्यान रखिएगा, और कुचिपुड़ी तो आप जानते ही रहिएगा। अब कुछ मंदिर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिल में है, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है बेरावल गुजरात में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, कामाख्या गुजरात गुवाहाटी असम में, जहां पर अंबुबाची का मेला लगता है, इसको जानते रहिए। इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार रिवाइज करिए, यहाँ से भी 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं जरूर। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी जो है कौन सा है, यानी कौन सा शहर भूटान की राजधानी है। एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल अप्रैल 2022, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री भूटान। तो बीजिंग, ढाका, थिम्पू, पारो।
तो भूटान की राजधानी जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल 2022 पूछे चाहे अभी भी, तो ये थिम्पू जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू। अब यहाँ पर समझते हैं भूटान जो है सेना वगैरह के मामले में भारत पर आश्रित रहता है, चीन बार बार परेशान करता है। लोकेशन देखिए मैप ये भारत और उसके पड़ोसी देशों की राजधानी याद कर लिया जाए, एक एक नंबर सिक्योर कर लिया जाए, किसी किसी को याद भी होगा। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू जो पूछा हुआ है, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार का नैपियादा, इसको याद रखें। ये देखिए आपको पाकिस्तान की लोकेशन, अफगानिस्तान की लोकेशन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अपने पड़ोसी देशों को जानते रहिए दोस्तों, और ये सार्क कंट्रीज में भी हैं, तो इनको याद रखिए। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू इज द हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप गॉडेस महाकाली। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, केरल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये सारे आपके ऑप्शन रहे। उत्तर की बात करें तो तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है, सही उत्तर आप बोनालू याद करके जाएंगे, तेलंगाना। अब देखिए होता क्या है, प्रमुख त्योहार जैसे बोनालू देवी महाकाली का बोनालू एक हिंदू त्योहार है, और ये देखिए इसका कुछ आपको इमेज भी दिखाया गया है तेलंगाना का पोस्टर के साथ, जो है शिवा जो है स्टेचू के साथ डांस वगैरह कुछ इस तरह से, जो सुई वगैरह चुभो कर लोग अपना भैया डांस करते हैं, तो आप इसको भी इंजॉय करिए। और प्लस इधर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान हटाकर इधर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु, हरेली छत्तीसगढ़, खजुराहो मनाया जाता है मध्य प्रदेश, हरेला की बात करें उत्तराखंड। ई की मात्रा है ली में तो छत्तीसगढ़, और आ की मात्रा है ला में तो राखंड यानी उत्तराखंड याद रखेंगे, हरेली हरेला। माजुली, माजुली द्वीप असम में है तो माजुली वहीं मनाया जाएगा। नुआखाई नए चावल वाला जो है उड़ीसा में, पुष्कर मेला जम्मू कश्मीर, और सरहुल झारखंड का मोस्ट फेमस है, और हार्नबिल नागालैंड में। यह वो त्योहार है दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी। किस प्रकार की महापाषाण संरचना या कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर यानी टोम्ब या मोन्यूमेंट होता है? द स्टोन पीस वेयर सेट इन द सर्कुलर शेप अराउंड द टॉम्ब। जो कब्र के चारों ओर करते हैं, इसको भी दिखाता हूं, मेनहिर, संगोरा, शैलकृत गुफाएं, महापाषाण तुंब जो है डोलमेन। तो संगोरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं एकदम टेंशन मत लीजिए, अब समझ जाएंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह कब्र है, इसके चारों ओर इस तरह से पत्थर वगैरह लगा करके बनाया गया है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल में देखिए इस तरह से पत्थर लगाकर, इसी को संगोरा कहते हैं। महापाषाण काल में जो है हल्लूर कर्नाटक नवपाषाण और महापाषाण के बीच एक संक्रांति काल की सूचना देता है। समाधियों के प्रकार उस समय जो है 3 प्रकार की होती हैं, जो है डोलमेन ताबूत, और एक जो है स्तूपाकार ढेर, एक छाता प्रस्तर, यह तीनों दिया गया है। और संगोरा वाला जो आपका जो है स्तूपाकार ढेर जो है संगोरा वाला, ये वाला स्टाइल था, यही प्रश्न पूछा था। इसको पढ़िएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट, इमेजेस और ग्राफिक्स आपकी मेमोरी को 20 गुना बूस्ट कर देते हैं, और एग्जाम में यह कंटेंट हो सकता है भूल जाए, लेकिन यह नहीं भूलेगा, यह याद रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं इमेजेस और ग्राफिक्स पे ज्यादातर जो है पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल का उदाहरण? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द फाइबर क्राफ्ट? काफी, रबड़, सन, आम। सिंपल सा उत्तर है सनपट जो होता है, जिससे सन रस्सी वगैरह बनती है, रेशेदार फसल, बाकी रेशेदार नहीं है। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी, कब की थी? मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर, तो 1611, 1602, 3, 20, तो सही उत्तर हो जाएगा 1611। इनमें कोई बहुत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया? हाँ, और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। विच फ्रीडम फाइटर जो है एबॉलिश्ड द जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश एंड वाज द नॉमिनेटेड एज द होम मिनिस्टर इन 1955? ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल राय, गोविंद बल्लभ पंत। तो सही उत्तर आपके सामने जैसा कि लगा भी है इमेज, तो आप समझ गए होंगे। सही उत्तर दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। इनको जो है यूपी के मुख्यमंत्री भी रहते, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, और इन्होंने जो है जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए जो है काम किया था। जो यूपी के पहले सीएम रह चुके गोविंद बल्लभ पंत की जयंती, और 1955 से 61 के बीच देश के गृह मंत्री के रूप में जो इन्होंने सेवा किया है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल भी गए हैं, और 1957 में इनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया है। और ज्योतिबा फूले के बारे में अगर बात करें तो रहे गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। अगर ज्योतिबा फूले की बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है, और सत्य
सत्य की ज्योति जलते रहती है। यानी सत्य, एक ट्रिक मैंने बताया था आपको भी, मैं अगर किसी सेशन में करवाऊंगा कि जितने भी समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, इनको याद करने का एक ट्रिक था। तो ज्योतिबा फूले वाला जो था वो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले की है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को जानते ही हैं, जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और लाला हरदयाल राय जो है, इनको भी आप जानते हैं। यहां से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? पूरी जलवायु को पढ़ाऊंगा दोस्तों बहुत ही स्पेशल तरीके से, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ही बताऊंगा। भूमध्य सागरीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु। टाइम पास करने का मेरा काम नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी इसलिए कर देता हूं कि यहाँ पर आपको उलझा कर कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन फोकस एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपको जीके जीएस रटवाना होता है। भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय, शीतोष्ण और मानसूनी में सही उत्तर मानसूनी हो जाएगा, आपने भी इसको पकड़ लिया होगा। अब देखिए, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अगर पूरा पूरा पूछे तो कैसी है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक जो है 100 से 120 दिन, लगभग 3 महीने रहता है। आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। भाई जब मानसून आता है तो एकदम सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और यह कई दिनों तक जारी रहती है। इसी घटना को मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीपों में दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। यहां से दोस्तों मानसून ऐसे, इधर देखिए ये वाला एरिया आपका अरब सागर के एरिया हो जाएगा और ये बे ऑफ बंगाल है। तो मानसून हमारी तरफ जो है अरब सागर वाले एरिया से घुसता है, यानी यहां से प्रवेश करता है, एरो दिखाया गया है। और इधर केरल जो पश्चिमी तट आपका है, इसको भिगाता हुआ और यहां से बरसात करता हुआ तीव्रता से आगे बढ़ता जाता है। देखेंगे जो ब्लू कलर वाला डीप ब्लू दिख रहा है, तो 1 जून को यहाँ एंटर कर जाता है और 5 जून को फिर और आगे बढ़ता है यहाँ पर, और 10 जून तक मानसून यहाँ तक आ जाता है। डेट वाइज दिया हूं दोस्तों, 15 जून तक मानसून पूरे मध्य भारत में फैल जाता है ये वाला एरिया, और ऊपर जाते जाते 1 जुलाई तक मानसून यहाँ जो है ऊपर आपके पूरे जो है यूपी और हरियाणा वगैरह के एरिया, इधर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सब पूरा फैल जाता है। कुछ राजस्थान के भागों में भी इधर मानसून छिटपुट में बरसात होती है। जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई तक मानसून इस एरिया तक आ जाता है, इसको भी जरा आप याद रखेंगे। और इधर ये तो मानसून आपने देख ही लिया। एक मानसून इसी में आपको एक सेकेंड, एक आपको और दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, ये वाला जो एरो दिख रहा है वह इधर से आता है। अगर उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो उसके घुसने का लोकेशन यह है, लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसूनी जलवायु दोस्तों, मानसूनी से हमारे यहाँ कृषि, बरसात, जो भी चीजें होती हैं मानसून से डिसाइड होती हैं। तो प्रश्न अगर पूछे भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो दक्षिणी छोर पर प्रवेश करता है। और मानसून से अचानक बरसात तेज हो जाने को क्या कहते हैं? तो मानसून का फटना कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून कितने दिन तक रहता है? तो 120 दिनों तक रहता है। ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में किसकी कमी है? श्याम इज द सफरिंग फ्रॉम द बेरी बेरी, दिस इज द बिकॉज देयर इज द लैक ऑफ क्या? अब समझते हैं क्या है। विटामिन ए, सी, के, बी। तो बेरी बेरी रोग में किस विटामिन की? ए में आप जानते हैं रतौंधी हो जाती है, सी में स्कर्वी हो जाती है, के में रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन विटामिन बी में जो है बेरी बेरी रोग से पीड़ित होने का काम होता है। आइए पूरे विटामिन को एक साथ समझते हैं। अब देखिए यहां पर बेरी बेरी रोग की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है विटामिन बी1, ये देखिए दूसरे नंबर पर दिया है ना। लेकिन हम पूरे को एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपके माइंड में आप पढ़े होंगे, आपको याद है, मुझे विश्वास है, लेकिन एक बार रिवाइज करा देना मेरा फर्ज है। ए से रतौंधी, आंख वाली प्रॉब्लम मैंने बताया था। बी1 बेरी बेरी आपने देख लिया। बी2 त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। बी3 की बात करें त्वचा में दाग वगैरह हो जाना। बी5 बाल सफेद। बी6 एनीमिया जिसे कहते हैं, रक्तअल्पता। और बी7 की बात करें लकवा, सिर में दर्द, बालों का गिरना। और बी9 की बात करें, इसके लिए यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं दिया गया। बी12 में विटामिन होता है, एनीमिया वगैरह की कमी यहाँ भी होती है। सी इंपॉर्टेंट है स्कर्वी। और डी की बात करें तो रिकेटस या ऑस्ट्रियोमलेशिया, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना, विटामिन डी होता है। ई में जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और ब्यूटी विटामिन बी ई को कहा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अगर नहीं रहेगा तो थक्का नहीं बनेगा, ब्लड बहता ही जाएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिकेटस रोग जो आप सोचते हैं क्या होता है, तो देखिए रिकेटस, अगर आपकी नॉर्मल बोन्स ऐसी हैं, रिकेटस में ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स की हालत खराब हो जाती है इस तरह से। देखिए यह आपको दिया गया दोस्तों टोटल। आप बेरी बेरी रोग की बात करें तो ये देखिए इस तरह से जो है स्किन पर इसकी प्रॉब्लम होती है, इसको भी जरा आप जानते रहेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन हमारा लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करिए, इसकी पीडीएफ में उस पर डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट जॉब से कुछ समय निकाल कर आपके लिए स्पेशल कंटेंट लगातार लाता रहता हूं दोस्तों, और लाता रहूंगा। आप लोग कभी वीडियो लेट पड़े तो उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक कोचिंग के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेरी ये एजुकेशनल वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। बड़े बड़े कोचिंग घंटे 2 घंटे समय बर्बाद कर, लेकिन इतना डेटा आपको नहीं दे रहे जितना मैं आपको कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूं। सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।